किसी का आवाज कम है, बड़ा तो नहीं। तो कल हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़े थे, और इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ऐसा हमें जरूरत होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेट करे, या एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में चाहिए होता है। दो तरीके थे हमारे पास, जिसको हम रिलेशनशिप के थ्रू पढ़े थे। यहाँ पे रिलेशनशिप हम पढ़े, तो रिलेशनशिप को दो कैटेगरी में बांटे थे। कौन सा? इजे और हैजे रिलेशनशिप। हैजे ऑलरेडी जानते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है हैजे, तो उसको इग्नोर किए, हम इजे के तरफ गए। हाँ, लेकिन कभी अगर हैजे रिलेशनशिप के बारे में बात हो तो ऐसा मत बोलना कि हमें आता ही नहीं है, ठीक है? हैजे रिलेशनशिप भी है। तो अगर हम इजे रिलेशनशिप की बात करें तो इजे रिलेशनशिप में है हमारे पास इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा? इनहेरिटेंस। और अगर किसी को हैजे रिलेशनशिप और डीप में पढ़नी है तो हम पीपीटी भेज देंगे, पढ़ लेना उसको। थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसमें। पढ़ने के बाद अगर समझ नहीं आएगा तो बोलना, अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्ट नहीं बताएंगे, वो उसमें पूरा का पूरा थ्योरी ही है, हमें बकना पड़ जाता है ज़्यादा। तो ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, थ्योरी एक बार पढ़ लोगे पूरा समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर इसको एक्सप्लेन हम करेंगे इस क्लास में, ठीक है? हैज ए रिलेशनशिप भी डिटेल में टॉपिक्स है, उनसे भी पूछा जाता है, तो उसको भेज देंगे। पहले उसको पढ़ोगे, नहीं समझ आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इजे रिलेशनशिप पे आ चुके थे, और इजे रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते थे। इजे रिलेशनशिप में क्या होता है, तो एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में चाहिए होता था। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था कि बस बता देते थे कि उसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड का है, चाइल्ड और पेरेंट के थ्रू बता देते थे हम लोग। क्या बता रहे थे? तो अगर कोई एक क्लास है हमारे पास, उसके प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से दूसरे क्लास में हम कॉपी कर पा रहे थे। बस क्या करना होता था, बता देते थे कि उसका पेरेंट वो है। तो जब ये बताने के लिए सीखे तो देखे कि हम बहुत सारे तरीके, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और इसी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इनहेरिटेंस को टोटल 5 कैटेगरी में बांटे थे। यही था ना? वो 5 कैटेगरी क्या था? कॉम्बिनेशन ही था। कौन किसके बीच में कितने हो सकते हैं, किसी का पेरेंट ज्यादा कर रहे थे, चाइल्ड ज्यादा कर रहे थे, कॉम्बिनेशंस कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने थे? 5। याद कैसे रखोगे इनको? तो नाम किसी न किसी तरीके से याद रख लोगे, उम्मीद है याद रख लोगे, मिलता जुलता नाम है। और कॉम्बिनेशंस तुम अपने अकॉर्डिंग सोचना, और वो यही 5 कॉम्बिनेशंस आएंगे, और जो जो कॉम्बिनेशंस आएगा उन सब कॉम्बिनेशंस को नाम से याद रख लोगे, ठीक है? वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम तुम याद रखो, बस उसे यूज करने आना चाहिए, ठीक है? तो चलो यूज करके देखते हैं। पहला हम लोग कल देख ही चुके थे। अच्छा, इसके अंदर में कोई मेथड भी होता ना तो वो मेथड भी इनहेरिटेड हो जाता है। क्लियर है? करके नहीं दिखा रहे, आगे होगा ही तो फिर देखेंगे। तो चाहे मेथड हो चाहे मेंबर्स हो, जो भी प्रॉपर्टी होगा इनके पास वो सारे प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो हम करते क्या है, दूसरे इनहेरिटेंस को देखते हैं क्या वैसा होता है या नहीं। तो एक और क्लास बना लेते हैं बीच में, डिपार्टमेंट के नाम से सपोज करो बना लिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं। सपोज करते हैं ये भी अपना डिपार्टमेंट नेम स्टोर करके रखता था, डी नेम। ये क्या रखा है?
डिपार्टमेंट नेम स्टोर करके रखा। तो डिपार्टमेंट नेम स्टोर करके रखा, स्टूडेंट को डिपार्टमेंट का भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको बोलते हैं कि आप डिपार्टमेंट को भी पेरेंट बता दीजिए, ठीक है, और कॉलेज को भी बता दीजिए पेरेंट। इसको डिपार्टमेंट कोमा देके ही बताएंगे ना। जैसे ये बताएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अभी स्टूडेंट क्लास के कितने पेरेंट है? दो। दो तो नहीं हो सकता, कंफ्यूजन होगा। तो बोला कंफ्यूजन होगा, जब होगा तब ना, हम होने ही नहीं देंगे। तो यहीं पे कंपाइलर एरर देगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं हो सकता। तुम बोले ठीक है, एक ही पेरेंट है इसका, तो दो तो पेरेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इसको बताएं तो हुआ अभी क्या कि सीनेम प्रॉपर्टी तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि सीनेम तो कॉलेज के अंदर में था, बट इसका चाइल्ड तो कॉलेज का तो चाइल्ड है नहीं है, स्टूडेंट किसका है? डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी मिले। हम चाहते थे कि कॉलेज का भी मिल जाए, तो कॉलेज को बोले कि आपका चाइल्ड बना देते हैं डिपार्टमेंट। आपका चाइल्ड कौन है? डिपार्टमेंट। तो इसको बोल देते हैं कि कॉलेज इसका पेरेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मली समझो इसमें कुछ खास नहीं है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हैं, बट कुछ खास है नहीं। सिंगल रहता तो कॉलेज का प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को मिलता, तो वो सारे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के पास आ चुका था। अब अगर डिपार्टमेंट है चाइल्ड, डिपार्टमेंट का चाइल्ड है स्टूडेंट, तो वैसे भी तो डिपार्टमेंट का सारा मिलता है, तो ऊपर से इसके पास जो आया था वो भी तो ट्रांसफर हो ही गया। बस इतनी सी बात है। तो देखो, तो कॉलेज नेम क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। यहीं पे अगर ऐसा होता कि ये तो लेवल्स में बट गया तो मल्टी लेवल हो गया, अगर हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे सपोज करो इसको भी बोलते हैं कि इसका भी पेरेंट कॉलेज भी है, तो अभी कॉलेज के कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड है। तो अगर एक से अधिक चाइल्ड होता था, इसी को हम लोग तो हायरार्कियल बोलते थे, हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया। हाइब्रिड होता तो कोई और कॉम्बिनेशन बन जाता। तो सारे कॉम्बिनेशन समझना आसान है, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सपोज करो बदमाश टाइप के भी आ जाते हैं। अब जब बदमाश टाइप के आया तो उसने क्या बोला, जैसे हम पूछें, सपोज करो क्लास ए था हमारे पास, कौन सा था? क्लास ए था। ए से पूछे एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन है, पेरेंट्स कौन है? तो उसने बताया कि मेरा पिताजी भी है। बता सकता है? बता दिया। थोड़ी देर बाद हम घूमते घूमते पहुंच गए बी के पास, पूछे बी बताना तुम्हारे पिताजी कौन है। फिर उसने मेरे साथ मजाक कर लिया, और मजाक क्या किया, बताया कि मेरा पिताजी कौन है? ए है। ऐसा हो सकता है? गलत बात है। मजाक कर लिया मेरे साथ कि ए से पूछे तो उसने बताया कि बी मेरा पिताजी है। घूमते घूमते बी के पास पहुंचे, बी से पूछ रहे तो बोल रहा है मेरा पिताजी कौन है? ए है। तो क्या कर रहे तुम दोनों, हमको घुमा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। ऐसे ही रिप्लाई रहे, हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो जब तुम ऐसा लिखोगे तो कंपाइलर नहीं बोलेगा हमको बेवकूफ बना रहे हो, कंपाइलर को बेवकूफ बना रहे हो क्या? अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो ए था उसने भेजा बी के पास, और फिर बी ने क्या किया, ए के पास भेज दिया, एक साइकिल बना दिया और साइकिल में हमको घुमा दिया, साइकिल में घुमा दिया। तो जब वो बोलते हैं किसी भी प्रकार का साइकिलिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इनहेरिटेंस तो पॉसिबल है, पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉपर्टी को, लेकिन जहां पे भी साइकिल बनेगा वो साइकिल पॉसिबल नहीं होगा, साइकिल को हम रोक देंगे। अगर साइकिल हो रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो साइकिलिक इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? अब सपोज करो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज करते हैं कि हमारे पास क्लास ए है और ए से पूछे कि बताओ तुम्हारा पिताजी कौन है, तो उसने बताया हम खुद है। ऐसा हो सकता है? ये भी गलत बात है। और वैसे भी अगर ये बता ही रहे तो इसे बेवकूफ, इससे बड़ा बेवकूफ क्या है? जावा कितना क्या बोल रहा था कि जो भी इसका पेरेंट होगा उसको प्रॉपर्टी इसको मिलेगा। अरे उसका जो प्रॉपर्टी था उसके पास तो खुद था, तो बता के ही क्या करेगा? फालतू का हमको घुमा रहा है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। जब हम देखा जाए तो ये भी साइकिल बना रहा था, खुद पे ही घुमा दे रहा था। तो जहां पे भी साइकिल बनेगा, साइकिलिक इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, हम क्या बताए थे कि इनहेरिटेंस को कम कितने टाइप से कंबाइन कर रखे हैं, फिर कितने तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता था, ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता। तो ये सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये सब गलत है। ठीक है, इनहेरिटेंस समझ आ गया? कोई दिक्कत?
और तो कुछ नहीं है, नेट साइक्लिक हो गया। इनकैप्सुलेशन बहुत आसान सा टॉपिक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको आसानी से समझ लो। देखो इनकैप्सुलेशन याद किस तरह का, कैप्सूल तो सबको देखो यूज किए होगे, कैप्सूल टैबलेट यूज किया ना। कैप्सूल में क्या होता है, जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सब मेडिसिन को एक कैप्सूल के अंदर में पैक करके हमें प्रोवाइड किया जाता है, और जब हम उसको यूज करते हैं तो जो भी मेडिसिन था उसके अंदर में वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अच्छा इनकैप्सुलेशन में क्या किया, जो भी मेडिसिन थे उनको एक सिंगल यूनिट में पैक किए, इनकैप्सुलेट कर दिया, एक सिंगल यूनिट में बना दी। क्लास जब हम बनाते थे तो क्लास भी तो वही करता है, क्लास भी तो वही कर रहा था। क्लास क्या करता है, जो भी मेंबर्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेथड्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना देता है। जैसे कॉलेज से रिलेटेड जो भी मेंबर्स थे या जो भी मेथड्स थे उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना दिया था, और जब भी हमें यूज करना होता था उन सिंगल यूनिट को डायरेक्ट यूज कर लेते थे, यही था ना। तो सिंगल यूनिट में पैक करने का काम करता है कॉलेज क्या, ये क्लास। तो जो भी सिंगल यूनिट में पैक करने का काम करेगा उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इनकैप्सुलेट करके एक सिंगल यूनिट में बांध देता। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो तीसरा फीचर्स होगा, तीसरा या चौथा होना चाहिए, चौथा फीचर्स होगा उप्स कॉन्सेप्ट का। पहला था डाटा हाइडिंग, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा इजी रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, चौथा है इनकैप्सुलेशन। इसको भी सपोर्ट करता है जावा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम कर ही रहे थे, ऑलरेडी कर ही रखे थे ना। तो क्या है इसका डिफिनेशन, जरा ध्यान से पढ़ना इसको। बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्या हम ये नहीं कर रहे थे क्लास के थ्रू, यही तो कर रहे थे। आगे चल के हम पैकेज पढ़ेंगे तो पैकेज भी इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो भी बाइंडिंग करता है। तो जहां पे भी बाइंडिंग की बात आएगी तो किसको यूज करेंगे, इनकैप्स, वो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। याद रहेगा ये, बहुत आसान सा था इसलिए। अच्छा इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म अभी पढ़े, इससे पहले एक और बार हम इनकैप्सुलेशन वर्ड यूज किए थे, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। कहाँ पे किए थे, क्या था ये कॉन्सेप्ट, वर्ड सुना हुआ है, कहाँ पे किए थे इसको, वर्ड नहीं सुने हो, बोले थे हम क्लास में कभी, कब बोले थे, बताए थे। अगर किसी क्लास के अंदर में, जावा में अगर कोई क्लास है उसके अंदर में जो भी मेंबर्स है, अगर वो सारे मेंबर्स प्राइवेट हैं तो उस क्लास को टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर में मेथड्स हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी मेंबर्स है वो सब क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास था। यहाँ इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर्स या कहीं पे भी हम कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में बनाएंगे तो उसको इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म। क्लास भी तो वही कर रहा था, तो क्लास भी इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। चारों फीचर्स समझ आ चुका है, मेथड्स बनाने आता है, सबको आता होगा मेथड्स बनाने। एक नया प्रोग्राम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कहिए हम एक क्लास बनाए मैथ के नाम से, जो बनाने के लिए तुमको हम दे भी रखे थे, ठीक है। इसके अंदर में हम मेथड बना लेते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड दे देते हैं, नाम दे देते हैं सम, दो आर्गुमेंट्स दे देते हैं ए एंड बी, और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर कॉल कर सकते हैं। मैथ का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और m डॉट सम मेथड उसको कॉल कर लेंगे, 10 दिए इधर 20 दिए, कॉल हो जाएगा। क्लियर था, सबको ये पता होगा कहाँ से कहाँ सीक्वेंस जाता है हमारा, पता है सबको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है हमें, ताकि तुम्हें जो अगला टॉपिक है वो समझ आए। वैसे अगला टॉपिक संभाला पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म। तुम्हें लग रहा होगा तुम जानते हो इस बात की, हम 100% श्योरिटी देते हैं कि तुम नहीं जानते हो पॉलीमॉर्फिज्म, और 100% गारंटी है कि तुम इसमें फंसने वाले हो, जो मेरा क्वेश्चन होगा उसका जवाब नहीं दे पाओगे, 100% गारंटी है। अगर तुमको लगता है तुम्हें आता है तो जवाब दे के देखना, ठीक है।
तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे उससे पहले हमें समझना होता है मेथड सिग्नेचर। ठीक है, तो मेथड सिग्नेचर को समझने के लिए पहले मेथड तो हमारे पास होना चाहिए। तो एक मेथड इसीलिए हम बनाए और उस मेथड का नाम क्या रखे हैं, सम। यही है ना, सम मेथड बनाए। अच्छा, सिग्नेचर से क्या मीनिंग होता है? सिग्नेचर कहाँ यूज करते हैं, क्या होता है ये सिग्नेचर? रियल टाइम बताना, रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं उसको। कभी सिग्नेचर किए हो? क्या होता है सिग्नेचर से? कुछ होता है? वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, पहचानने के लिए। तुम्हारा सिग्नेचर बोलते हैं कि कर दिया करो वहां पे अटेंडेंस में, उससे क्या मीनिंग है कि तुम प्रेजेंट थे उस दिन, आए थे। कंफर्मेशन देते हो तुम अपना कि वो हम ही है, कोई और नहीं है। नहीं, ऐसा ही होता है ना कि मेरा कंफर्मेशन है कि हम ही थे, वो सिग्नेचर्स आइडेंटिफिकेशन के। वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम काफी है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए कि तुम ही प्रेजेंट थे सिग्नेचर काफी है। अगर तुम वहां पे सिग्नेचर कर रखे हो तुम ही थे, ये तुम ही आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी मेथड्स को कॉल करते हैं तो कंपाइलर उस मेथड को ढूंढने भी तो जाता होगा, उस मेथड को ढूंढता तो होगा कहीं ना कहीं। जैसे बताया कि वो गया मैथ के अंदर में ढूंढा सम को, जब ढूंढने गया तो कैसे ढूंढेगा? तो उसके सिग्नेचर से उसको ढूंढ सकते हैं क्या? तो वही होता है मेथड सिग्नेचर, जिसके थ्रू हम किसी भी मेथड्स को ढूंढ लेते, कंपाइलर उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, लेकिन सिग्नेचर में क्या क्या चीजें हो सकती है? सिग्नेचर में वो क्या क्या चीज से मैच करेगा कि ये मेथड वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे? कैसे पहचानता है कंपाइलर कि ये वही मेथड है जिसको हम ढूंढ रहे थे? कोई तो तरीका होगा पहचानने का, तुम लोग को कैसे पहचानते हैं? कोई तरीका है पहचानने का कि नहीं? बिल्कुल है। तो ऐसे इसी ये मेथड वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, कैसे पहचाना? तो तुम क्या क्या तुम कैसे पहचाने कि ये वही मेथड है जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से, जरा बताओ तो। नाम से? अच्छा, नाम मिल गया तो मतलब हम सिग्नेचर में नाम यूज कर सकते हैं। जो जो चीजें से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको, वो सारी चीजें सिग्नेचर में आ जाएंगे, तो नाम से कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, इसको कॉपी करो यहाँ पे। यहाँ पे तो एरर देगा तो तुम लोग तुरंत तुरंत बता दोगे, नोटपैड पे आने दोगे। ठीक है, ये बताओ तो इस बार कौन सा मेथड कॉल होगा? दोनों अलग है ना? हर्षिता, कौन सा मेथड कॉल होगा अब बताओ? दो मेथड बना रखे हैं, दोनों मेथड्स में से तो कॉल कोई एक ही होगा। चलो इसमें माइनस कर देते हैं ताकि पता चले, अच्छा माइनस किया है इसने। नाम तो सेम रखे हैं, तो अगर नाम मैच किया, हाँ, पहले वाले को उतना समझदार नहीं है ना कंपाइलर। पहले वाले दूसरे वाले उसको क्या प्रॉपर्टी है बस, वो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको इग्नोर करो। किसको करेगा कॉल, पहले वाले को दूसरे वाले को? अच्छा, रिटर्न करवा देते हैं अब। ठीक है, तो कौन सा कॉल होगा? राखी बताओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं है तो जवाब दो। कॉम्प्लिकेटेड है तो बोलो कि नहीं समझ आ रहा है। हमें तो आसान लग रहा है। कौन सी वाली बात की, एक मेथड अभी यहां से हटा दे तो तुम लोग बोले सर वही तो कॉल होगा, तो एक और लगा दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा है। एक साथ दो चार दोस्त का मैसेज आ जाता है तो किसको रिप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सबको तो एक साथ नहीं करते होगे, पहले किसी एक को ही करोगे ना। तो किसको किए पहले, कैसे पता चलता? प्रायोरिटी दे देते हैं। यहाँ पे भी कोई प्रायोरिटी होगा क्या? पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों को अलग मानेगा कि नहीं मानेगा? ये दोनों अलग है या नहीं है? अलग है, कैसे पता? अगर कोई दो सिग्नेचर हमारे पास है, ठीक है, अब वो दो सिग्नेचर सेम है या नहीं है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हर चीज अगर सेम हुआ तो दोनों एक ही है, एक ही आदमी किया है। अगर कुछ भी डिफरेंस हुआ तो पक्का ये दोनों सिग्नेचर अलग है। तो हम किसी मेथड्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके सिग्नेचर से, कैसे? सिग्नेचर से।
तो हम इन मेथड्स को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसका सिग्नेचर भी हमें चाहिए। और जैसे ही तुम इसको कंपाइल करोगे ना तो कंपाइलर एरर देगा। अभी देखो ना, अब इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, दिया कंपाइलर एरर। और जब कंपाइलर से पूछोगे क्या गलती है जरा बताओ, तो बोलोगे क्या कर रहे हैं आप, एक ही नाम से दो दो मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो डुप्लीकेट मेथड बता रहा है, क्या कर रहे हैं आप, दो दो मेथड एक ही नाम से डिक्लेयर कर। तो आउटपुट तो तब आता, मेथड्स तो तब कॉल होता जब कंपाइलर आगे बढ़ने देता। वो तो यहीं रोक लिया। आप तो ये कर ही नहीं सकते हैं, दो दो मेथड एक नाम से डिक्लेयर। कर सकते हैं क्या? ना, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों मेथड्स का सिग्नेचर सेम हो चुका है। लेकिन ये सिग्नेचर में होता क्या क्या चीज है कि सेम हो चुका है। पहला चीज तो समझ आ चुका था, नाम। ठीक है, क्या नाम दो मेथड का सेम हो सकता है? तो बोला हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिग्नेचर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो बोला सिग्नेचर में क्या क्या चीज लेता है, जल्दी से बता दो हमें, ताकि हमें समझ आ जाए कि हाँ ये चीज कॉमन नहीं रखनी है। तो देखो सिग्नेचर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं आता है, ये ध्यान रखना, किसी भी लैंग्वेज में नहीं आता है रिटर्न टाइप। क्यों नहीं आता है जरा उसको समझो। जब हम इस मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे सिग्नेचर से कोई मतलब, ये रिटर्न टाइप से कोई मतलब होता है? नहीं होता। तो तुम रिटर्न टाइप कुछ लिखे हो नहीं लिखे हो, जब तुम कॉल कर रहे हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हम रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप तो बाद में आएगा, उसको स्टोर करना है कि नहीं। कॉल करते समय रिटर्न टाइप से कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं रहता। जब कोई मतलब नहीं रहता है तो रिटर्न टाइप क्या था नहीं था हमको उसे क्या मतलब है। रिटर्न होगा तो फाइनल जो भी आएगा उस लाइन पे रिटर्न हो जाएगा, बस इतना सही मीनिंग था। नहीं होगा तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और तो कुछ था नहीं। तो सिग्नेचर से हमको क्या मतलब? हम अगर किसी मेथड्स को कॉल कर रहे थे, सिग्नेचर से तो मतलब होगा नहीं। हाँ लेकिन नाम लिखते हैं तो नाम से तो मतलब था, तो नाम कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलो अब इतना तो समझ आ गया कि सर सिग्नेचर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो लिख रखे हैं आप, ये आपका गलत है। सिग्नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंट लिखिए कि वॉइड लिखिए, वो तो एक ही बात समझ रहा है। अब कॉमन हो गया? ओके। अच्छा अब चलेगा क्या? वॉइड को इंट कर दे। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ध्यान रखना। रिटर्न टाइप सिग्नेचर में नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, अब कौन सा कॉल होगा? अच्छा ये अब हटा देते हैं, नहीं पीरियड देगा। क्यों नहीं होगा? अभी तो अलग अलग कर दिए, नाम अलग नहीं है। अभी भी फिर से कंपाइलर को दिक्कत है। क्या बोल रहा है कंपाइलर? क्या कर रहे हैं फिर से दो दो मेथड सेम नाम से डिक्लेयर कर दिए, बता रहे डुप्लीकेट है। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप से तो मतलब था नहीं। बोलोगे सर नाम तो इस बार ए रखे थे, इस बार बी रखे थे। अरे तो फिर से वही बात हो गई ना, यहाँ पे तुमको ए बी से कोई मतलब होता था? ए बी क्या था? एक लोकल वेरिएबल्स का नाम होता था, जो ब्लॉक वहां पे बनता था उस ब्लॉक का नाम ए रखते थे, बी रखते थे, और तो कुछ था नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप ए रखिए उसका नाम की बी रखिए कि एक्स रखिए कि वाई रखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन उसको दुनिया में जानने वाला है? जानेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर ही, यहाँ से तो कोई मतलब था नहीं। तो इसका मतलब इसके नाम से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो वेरिएबल्स के नाम से मतलब नहीं रहता, देखते जाना, वेरिएबल्स के नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो कितना चीज को हम एलिमिनेट कर चुके हैं जरा देख। अच्छा बॉडी से कोई मतलब होगा क्या? प्लस कर रहे हैं उसकी जगह माइनस करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो बॉडी को एलिमिनेट कर चुके हैं, बॉडी एलिमिनेट हो चुका है कि रिटर्न टाइप एलिमिनेट हो चुका है? रिटर्न टाइप एलिमिनेट हो चुका है। जो पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स का जो वेरिएबल्स का नाम था वो एलिमिनेट हो चुका है। बचा क्या क्या? तो ये चीज तो बचा पड़ा है। एक बचा हुआ है हमारा नाम। तो नाम तो कॉमन हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, सिग्नेचर में तो जरूरी है। अगर दो मेथड का नाम ही सेम हो जाए तब तो बात ही खत्म हो जाती है। तो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम को तो हम एलिमिनेट नहीं कर रहे। क्या डाटा टाइप्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर डाटा टाइप्स मैटर करेगा? जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट सपोज करो दो रखे थे, एक ही कर दें तो फर्क पड़ेगा क्या? अब तो दोनों डिफरेंट हो गया, पहचान जाओगे किसको कौन कॉल करेगा नहीं करेगा, पहचान सकते हो। अब तो आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो सेम ही रखने वाले, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम ही रखने वाले, बस उसका डाटा टाइप चेंज कर देते हैं। पहले कौन सा ले रहा था? तो पहले इंट ले रहा था, इस बार तुम डबल ले लेना। कौन सा ले लेना? तो क्या दोनों मेथड डिफरेंट हुआ?
बिल्कुल डिफरेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड था पहला सम, ये दो इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट करेगा। याद करो दोनों सेम होना चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा। ये पीछे मेथड्स को देख रहे थे। और इसको तब एक्सेप्ट करेगा जब पहला डबल होगा और दूसरा इंट होगा। इसका मतलब डाटा टाइप मैटर करेगा। डाटा टाइप्स मैटर कर। तो जावा के अंदर में जो किसी भी मेथड्स का सिग्नेचर होता है वो कंसिस्ट करता है दो चीजों को, दो चीजों को मिला के बनता है। पहला होता है उसका नेम और दूसरा होता है उसके आर्गुमेंट्स के डाटा टाइप। ना कि आर्गुमेंट्स के डाटा टाइप के नेम। जैसे एक्स वाई, ये नाम से कोई मतलब नहीं, उसके डाटा टाइप से मैटर करता है। जैसे अभी किए डाटा टाइप से मैटर करता है। ठीक है, समझ आ रहा है चीजें? तो दो चीजें इसमें कॉमन आएंगी, क्या क्या? नेम और आर्गुमेंट्स के डाटा टाइप। तो ये जो आर्गुमेंट्स के डाटा टाइप है, एट लीस्ट इसका ऑर्डर तक चेंज होना चाहिए। अब सपोज करो ये भी डबल ले लेता हूं, हो सकता है क्या? दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे? पहले ये इंट लेगा तो ये कॉल होगा, अगर पहले डबल दे तो ये कॉल होगा। ठीक है, पहचान जाएगा, ये बहुत अच्छे से पहचान जाएगा। अब दोनों में इंट दे रखे हैं तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। एक डबल कर दो तो वो पहचान जाएगा कि कौन से वाले में जाना है, पहचान गया वो। इसको डबल कर दो तो वो पहचान जाएगा कि अच्छा ये दूसरे वाले में। समझ आ रहा है उसको? तो आइडेंटिफाई अगर हम करना चाहते हैं किसी मेथड को कि कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं, या कोई मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे तो कैसे हम डिक्लेयर करेंगे तो वैलिड होगा, समझ जाओगे? क्या चीजें करनी होगी? सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर जैसे ही सेम हुआ कंपाइलर तुरंत हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं 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 डुप्लीकेट कर रहे हैं। सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर क्या क्या कंसिस्ट करेगा? दो ही चीज। कौन सा? नेम और डेटा टाइप्स, पैरामीटर, पैरामीटर का डाटा टाइप। ठीक है, देखो वही चीज तो लिखे हैं, जरा पढ़ो इसको। इन जावा मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द मेथड्स फॉलोड बाय द आर्गुमेंट्स टाइप। जो आर्गुमेंट्स था इसका वो चीज में, जैसे इस मेथड का नाम और उसका आर्गुमेंट्स। ठीक है, समझ आ गया? सिग्नेचर पहचान जाओगे किसी मेथड का, पढ़े क्यों, आगे समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है ये पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताता है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझना। फॉर एग्जांपल्स, सपोज तुम अभी क्लास में बैठे हो, एकदम शरीफ बच्चे के जैसे बैठे हुए हो। ये तुम्हारा चार दोस्त आ जाए और चार दोस्त के साथ कहीं बाहर निकले, तब ऐसे ही शरीफ एकदम शांत बैठे रहोगे? नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं। अब सपोज करो तुम घर पहुंचे, पिताजी के सामने में बैठे हुए, तो फिर तो इससे भी ज्यादा शरीफ हो जाओगे। नहीं, इससे भी ज्यादा शरीफ हो जाओगे। हो तो तुम ही ना। जगह बदलती है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होते जाता है। जगह बदलते हैं, माहौल बदलते हैं, जगह बदलते हैं, क्या हो जा रहा है? तुम्हारा बिहेव चेंज हो जा रहा है। नाम तुम्हारा वही है, काम बदल जा रहा है क्या? बिहेव बदलने का मतलब क्या है? काम बदल जा रहा है। जैसे बिहेव तुम अभी कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठोगे तो ऐसे नहीं करोगे, बिहेव बदल जाता है। तो होता ही है कि आदमी सेम ही रहता है, लेकिन जगह बदलते हैं, टाइम बदलते हैं, उसका बिहेव चेंज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है, मॉर्फिज्म मतलब तो फॉर्म। आदमी एक ही रहेगा, उसका अलग अलग फॉर्म होता है, जगह बदलते हैं उसका काम बदल जाता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जावा में भी होता है कि अगर जगह बदलते ही उसका काम बदल जा रहा है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, पॉली मीन्स मोर, फिज मतलब फॉर्म। ध्यान रहेगा इसका, जरा पढ़ो। सेम नेम इज द डिफरेंट फॉर्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। चाहे रियल लाइफ की बात करें फिर या जावा की बात करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा है कि नाम सेम रहेगा लेकिन उसका फॉर्म डिफरेंट रहेगा, जगह बदलते ही काम बदलते रहेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म हम तीन तरीके से अचीव करेंगे। कितने तरीके से? तीन तरीके से अचीव करेंगे। पहला होगा पहला होगा मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इसको मेथड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी होता है तो ओवरलोडिंग। ठीक है, दूसरा होगा ओवरराइडिंग। क्या क्या? ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। देखिए बहुत कमाल का होता है। पेरेंट क्या, चाइल्ड क्या, समझ आ रहा है? अब रेफरेंस की क्या कहानी है, तो रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स बताए थे, ऑब्जेक्ट्स का क्या कहानी है उसको भी समझेंगे। उससे पहले दो और है, उसको समझ लेते हैं पहले। कौन सा पहला आया? ओवरलोडिंग, और दूसरा ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग दो होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अभी पहले समझेंगे मेथड ओवरलोडिंग। मेथड सबको पता है, मेथड सबको पता है। ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? खाना खाते खाते कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड से क्या मीनिंग है?
जरूरत से ज्यादा हो गया, अब नहीं चल सकता है, यही ना। तो ठीक है, ऐसे ही जब भी ऐसा कभी हो कि किसी क्लास के अंदर में, जैसे एक मैथ क्लास है हमारे पास, किसी क्लास के अंदर में एक से अधिक मेथड सेम नेम से डिक्लेयर हो, एक ही है तो ओवरलोड कभी हो सकता है नहीं। अगर एक से अधिक मेथड सेम नेम से डिक्लेयर हो तो उसको ओवरलोडेड बोलेंगे। क्या? उसको बोलेंगे मेथड ओवरलोड। पहचान जाओगे मेथड ओवरलोडिंग? अभी जो कर रहे थे मेथड ओवरलोडिंग ही कर रहे थे। लेकिन वो जो मेथड ओवरलोडिंग होगा कैसे कैसे हो सकता है? तो अगर मेथड ओवरलोडिंग करेंगे तो बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी उसका सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए, और नाम तो कंपलसरी है सेम ही होना चाहिए, तभी ओवरलोडेड होगा। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स। तो या तो पैरामीटर्स का नंबरिंग को अलग होना चाहिए, दो हो उसमें चार हो, या नहीं तो उसका डाटा टाइप अलग हो, या नहीं तो एटलीस्ट ऑर्डर अलग हो, जैसे भी है एटलीस्ट उसका ऑर्डर अलग हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग है, मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं तो मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, समझ आया? अच्छा जरा देखो, अभी जो हम कॉल कर रहे हैं दोनों मेथड्स का नाम तो सेम है, कर तो सबको ही रहे, लेकिन इसका जगह बदलते ही काम नहीं बदल जा रहा है क्या? इधर प्लस हो रहा था इधर माइनस हो गया, काम बदल जा रहा है क्या? बिल्कुल काम बदल जा रहा है। तो जगह बदलते ही काम बदल जा रहा है, जैसे जगह बदलते हैं तुम लोग का बिहेव बदल जा रहा है, ऐसे भी तो ये भी कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि जगह बदलते ही काम बदल जाता है, नाम सेम रहता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को तो पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लियर है, समझ आया पॉलीमॉर्फिज्म? इस पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में हम चार नाम से जानते हैं। कितने नाम से? चार नाम से जानते हैं। चारों का नाम जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? कहीं दूसरे नाम से इसको बुला दिया तो पता चलेगा अरे ये क्या है, फिर जब उसके बारे में अरे ये तो वही था, ऐसा ही होगा ना। इससे अच्छा चारों नाम जान लेते। तो वो चार नाम कौन कौन सा है समझते हैं उसको। पहला तो नाम यही है, मेथड ओवरलोडिंग, याद रहेगा। डिफाइन कर दोगे इसको, मेथड ओवरलोडिंग को डिफाइन कर दोगे। दूसरा नाम खोजते हैं इसको। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कौन करता है कि ये दोनों सेम है नहीं है? कंपाइलर कर रहा था। और ये किसका टाइप था? पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म का तीन टाइप बताया, उसी में से एक टाइप था। तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोले? क्योंकि कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई कर लेता था कि सेम है या नहीं है। कंपाइलर एरर देता था, आइडेंटिफाई करता था, तो इसीलिए इसको क्या बोले? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? कंपाइल पहले होता है कि पहले रन हो जाता है प्रोग्राम? पहले कंपाइल करते हैं, रन बाद में करते हैं। अच्छा, जो पहले करता है तो उसको अर्ली बोल सकते हैं, बहुत पहले हो गई अर्ली। और जो लेट से होगा उसको लेट बोलेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अर्ली बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब, बाइंडिंग का मतलब यहाँ पे इस तरीके से समझो कि अगर हम किसी मेथड्स को कॉल करें तो बाइंड करेंगे कि कौन सी वाले को कॉल करना है, तो कंपाइल टाइम में ही ढूंढ लेगा किसको कॉल करना है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और पहले से ये काम कर लिया इसने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग। तीसरा नाम याद रहेगा, कौन कौन सा बताए? अर्ली बाइंडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। चौथा नाम सुनना जरा। देखो दो चीजें होती है, बहुत बार यूज करोगे, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। डायनामिक का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा रन टाइम से। रन टाइम मतलब जब काम हम शुरू कर दिए, अब जब कुछ चेंजेस करेंगे, ये हो गया हमारा रन टाइम में। काम शुरू है, अब इसमें कुछ चेंजेस करनी है, डायनामिक हो गया। हाँ, ये डायनामिक हो गया। स्टैटिक का क्या मीनिंग हुआ कि जो भी करना है पहले से प्लान कर लो, जो चेंज करना है भी कर लो, काम शुरू कर देंगे तो मत बोलना फिर कुछ। ठीक है, जो डिसीजन लेना है जो करना है अभी कर लो, एक बार स्टार्ट कर दिए तो फिर मत बोलना कुछ। ये क्या हो गया? स्टैटिक, की पहले से फिक्स कर लिया। अच्छा, ये पहले हो गया क्योंकि रन होने से पहले सारा चीज हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग भी, या इसी को बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। चार पांच नाम जो भी बोले सब याद रहेगा। कौन सा बोले रिपीट कर दो। तीन ही हुआ ना, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग, चारों याद रहेगा। पढ़ो इसको। क्लियर? जैसे यहाँ पे दो तीन मेथड है, सबका आर्गुमेंट्स टाइप अलग है, तो
ये क्या हो गया, ओवरलोडेड मेथड हो गया, मेथड ओवरराइडिंग। अगला कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे क्या होता है। अच्छा एग्जांपल्स है मेरे पास इसके लिए, इसको नहीं भूल पाओगे। याद है तुमको एग्जांपल इसका? नहीं याद है? अभी याद है, क्लास का नाम देखते हैं। कितना एज हो गया तुम्हारा? 30 तो हो गया होगा? नहीं हुआ? कोई नहीं, हम अपना मान के चलते हैं, मेरा 30 होने वाला है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे मन में क्या होगा, देखने से क्या लग रहा है वहां पे? सोच रहे हैं हम शादी कर ले? नहीं, 30 होने वाला है, कर लेते हैं जल्दी से। शादी करना है तो क्या करेंगे हम? इतना तो पता होगा, बताओ क्या करेंगे? घर वाले से बात करेंगे, और क्या, घर वाले से करेंगे ना बात। तो सपोज करो कि हम अपने पेरेंट से बात किए, हमारा पेरेंट क्लास, जाहिर सी बात है एक चाइल्ड क्लास होगा जो मेरा यहाँ होगा, तो हम बनाते हैं एक चाइल्ड क्लास, सी से चाइल्ड समझ लेना, का पेरेंट है वो, तो बोल दिए इसका पेरेंट कौन है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा मर्जी क्या हुआ, मन क्या हो रहा है, शादी करने, तो हम बोल रहे पिताजी से शादी ब्याह करा दीजिए, बोले ठीक है करा देते हैं। तो उसने क्या किया, एक मेथड प्रोवाइड किया, उस मेथड का नाम था मैरी मेथड, ठीक है। इस मेथड को तुम कॉल कर लो और इस मेथड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा आप शादी, बोले ठीक है, लड़की कौन है, नाम भी बता दीजिए। अच्छा जब हम पिताजी से बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है पिताजी भी हमारे लिए ढूंढ के रखे होंगे, कुछ तो उसके मन में भी होगा, अच्छा इससे हम करेंगे शादी, इससे करवाएंगे, ढूंढ के वो भी रखे हुए थे, ठीक है। तो ढूंढ के रखे हुए थे, जैसे ही हम बोले पिताजी हमको शादी करना है, तुरंत वो लड़की का फोटो भेज दिए, ये देख के रखे हो पहले से, तुम्हारा इतना वेट कर रहे थे कब बोलोगे कि करना है, ठीक है। कौन थी, मान लेते हैं कोई फूल कुमारी थी, ठीक है, कोई फूल कुमारी देख के रखी थी हमारे लिए, हम भी खुश एकदम से, अब हमारा क्या होगा, शादी होगा। लेकिन हुआ ये कि अगर हम पिताजी को ये बोल रहे हैं ना कि हमको शादी करना है, इसका मतलब ये होता है कि हम पक्का ढूंढ लिए होंगे अपने लिए, नहीं तो हम क्यों बोलते पिताजी को, नहीं बोलते हैं, होता तो यही है। अगर कोई बच्चा अपने पिताजी से बोल रहा है कि हमें शादी करना, इसका मतलब क्या होता है, हाईली चांसेस रहता है कि उसने ढूंढ रखा होगा, तो हम भी ढूंढ रखे थे। तो जब हम पिताजी को बोलेंगे कि हमें शादी करनी है, तो सिर्फ इतना बोलेंगे शादी करना है, कि ये भी बोलेंगे कि हम ढूंढ भी रखें, हम ढूंढ भी रखें। तो हम भी वही किए, बताए कि हमें शादी करना है, बोला ठीक है फूल कुमारी है उससे करवा देते हैं, बोले ना ना ना, फूल कुमारी से हम नहीं करेंगे, हम तो पहले से ढूंढ रखे हैं। क्या किए हम, पहले से ढूंढ रखे हैं, तो पहले से ढूंढ रखे हैं, अगर इतना सुनेंगे पिताजी तो क्या होगा फिर, तो महाभारत होना है, नहीं, वो भी तो ढूंढ रखे हैं हमारे लिए। अगर पिताजी हमारे बहुत ईमानदार, हमको बहुत मानने वाले हुए, तो क्या बोलेंगे, फिर उस मूवी का डायलॉग याद आएगा, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा ही बोलेंगे। कहीं अगर हमारे बात सुनने वाले नहीं हुए तो क्या बोलेंगे, हम उसको अपना जवान दे चुके हैं, करना तो तुमको उसी से पड़ेगा। दो टाइप्स के पिताजी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन इस केस में क्या हुआ ना, हमारे पिताजी हमारे बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे बात मानते हैं, फिर वो उसी टाइप के हुए कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो हमको क्या बोले, अच्छा ठीक है नहीं करना है फुल कुमार, कोई बात नहीं, तुमको जिससे करना है उससे कर लो। तो जिससे करना है उससे कर लो का क्या मतलब है, काम तो हम वही करने वाले, लेकिन जो आप बोल रहे थे वो नहीं करेंगे, अब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट के डिसीजन से चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्या इसमें पेरेंट के डिसीजन से चाइल्ड सेटिस्फाइड है, बिल्कुल नहीं है। हम पेरेंट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, हम नहीं कर सकते उसके साथ, सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर पेरेंट के डिसीजन से, या इसको हम टेक्निकली बोले, तो कभी कभी क्या होता है, पेरेंट के मेथड इंप्लीमेंटेशन से चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो इसका इंप्लीमेंटेशन है इससे सेटिस्फाइड नहीं, मेथड से हम सेटिस्फाइड नहीं, ऐसा तो नहीं था, मेथड से सेटिस्फाइड है ना, पहली तो नहीं थी हमें, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन उसने दे रखा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो कभी कभी पेरेंट के मेथड इंप्लीमेंटेशन से चाइल्ड क्लास सेटिस्फाइड नहीं होता है, कौन नहीं होता सेटिस्फाइड, चाइल्ड क्लास। तो अगर चाइल्ड क्लास सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो जावा ये अलाउ करता है कि चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड कर सके, ओवरराइड मतलब फिर से लिख सके और अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे।
मतलब मेथड तो सेम ही रहेगा, अब जिससे करना है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बार सही है। चलो बहुत अच्छा। तो अगर हम पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का क्या, फिर से लिख सकते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब क्या, लिखा हुआ तो उसको फिर से लिख दिए। तो ओवरराइड हम कर सकते हैं, और इस बार जब ओवरराइड करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। पेरेंट इसके लिए अलाउ करता है, और ये जो अलाउ करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। याद रहेगा, बहुत आसान सा तो है, रहेगा यार। डिफिनेशन याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। जरा डिफिनेशन एक बार पढ़ो तो सही। देखो तुमको पहले से आता था ये डिफिनेशन, पढ़ो। वेट, क्या बता रहा है कि जो भी मेथड्स या जो भी प्रॉपर्टी था पेरेंट के पास, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के पास अवेलेबल होता है इनहेरिटेंस के थ्रू। जानते हो क्या ये बात? अगला लाइन, if the child is not satisfied with parent class method implementation, then child is allowed to redefine that parent class method in child class in its own way. This process is called over। समझ आया? क्या होता है कि चाइल्ड क्लास सेटिस्फाइड नहीं होगा, नहीं हुआ सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ करता है, कोई नहीं, अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दो ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो पेरेंट के अंदर में मेथड था, पेरेंट क्लास के पास जो मेथड था उसको बोलते हैं ओवररिडेन मेथड, और जो चाइल्ड क्लास में था उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड। ठीक है, तो पेरेंट वाला हो गया ओवररिडेन मेथड। ये जो मेथड था, इस मेथड को हम जानेंगे ओवररिडेन मेथड के नाम से। ओवररिडेन मेथड, और ये हो गया हमारा ओवरराइडिंग मेथड। समझ आया ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या है? जरा उसको एक तरफ से आप समझ लो। ओवरलोडिंग में क्या था, एक ही क्लास होगा, उसके अंदर में एक से अधिक मेथड सेम नेम से डिक्लेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मेथड का नाम सेम था, नाम सेम था, काम अलग हो गया था। यहाँ पे भी देखो तो मेथड का नाम सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है। काम अलग हो गया क्या? हाँ बिल्कुल काम अलग हो चुका है। इस बार कोई और था, इस बार कोई और आ चुका है, तो काम अलग हो चुका है। अगर काम अलग होता था, नाम सेम होता था, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यही तो था, नाम सेम होगा, काम अलग होगा, क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। जिस तरह से ओवरलोडिंग के 4 नेम थे, इस तरह से ओवरराइडिंग के भी 4 नेम। कितने? 4 नेम। इसको भी 4 नाम से जाना, सब नाम देख लेते हैं एक करके। उसी के जैसे अपोजिट होते जाएगा। ये डिसीजन सुन लेता है कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है, या फिर किस मेथड को हम कॉल करेंगे। ये लेते हैं हम लोग रन टाइम में। कब लेते हैं? रन टाइम में लेते हैं। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? ये रन टाइम में लेते हैं। कैसे? इसका प्रूफ हम थोड़ी देर बाद दे देंगे। जो अगला था हमारा पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड, वहां पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रन टाइम में लेता है डिसीजन, तो कौन हो गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? दो नाम क्लियर? पहला कौन सा, ओवरराइडिंग, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा रन टाइम हुआ तो लेट से होगा। कंपाइल टाइम होता था तो अर्ली बोले थे, पहले हो गया था, ये लेट से हुआ तो इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। लेट से काम करता है ये, क्या नाम है इसका, लेट बाइंडिंग। 3 नाम क्लियर? चौथे नाम की तरफ आगे बढ़ो। कौन कौन बताए तभी, स्टैटिक और डायनेमिक। वो कौन सा था, स्टैटिक, क्योंकि जो डिसीजन लेना था पहले, ये कब लेगा, रन टाइम में लेगा। और रन टाइम किससे रिलेटेड होता था, डायनेमिक से, तो इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनेमिक बाइंडिंग के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में एक कॉमन और एक चीज डिफरेंस है। क्या कॉमन है, तो उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ओवरलोडिंग में ओवरराइडिंग में भी। लेकिन ओवरलोडिंग में सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक क्लास के अंदर में 2 मेथड है, उसका सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरराइडिंग में सिग्नेचर जबरदस्ती सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्लियर है? तो एक बार फिर से वो डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, मेथड्स नेम मस्ट बी सेम दोनों में। आर्गुमेंट्स टाइप मस्ट बी डिफरेंट, एटलीस्ट ऑर्डर, और इसमें सब चीज तो सेम ही होना चाहिए। अच्छा, इन्हीं दोनों को मिला के तो बनता था हमारा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट और मस्ट बी सेम। क्लियर?
इसी को बहुत सारे नाम से जानते थे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। क्लियर है ये सारे नाम? डिफरेंसेस बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं? तो चौथे की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। अब ये पेरेंट का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, क्या कहानी है उसको जरा समझो। अच्छा, अगर यहाँ पे हमको पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? लिखोगे पी ओबी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू न्यू। पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट ओबी के नाम से क्रिएट हो गया होगा, मतलब हीप एरिया के अंदर में एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया जिसको हम ओबी के नाम से रेफरेंस दे चुके हैं, यही हुआ होगा। इसके अंदर में वो सारे मेथड्स वगैरह हैं, जो भी प्रॉपर्टी है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। अगर यहाँ पे हम बोले पी डॉट मैरी मेथड्स को कॉल करो, ओबी डॉट मैरी मेथड्स को कॉल करो, किसको? मैरी मेथड्स को कॉल करो, बताओगे आउटपुट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पेरेंट के पास जो मेथड है वही ना, चाइल्ड का प्रॉपर्टी थोड़े पेरेंट के पास पहुंच जाता था, ऐसा तो नहीं था, मिल गया। अच्छा, अगर यहाँ पे हम चाइल्ड का क्रिएट करते तब तो नीचे वाले मिलता। चलो बहुत अच्छा, मिल रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, इसको क्या बोलते थे हम लोग? अगर इसको हम अलग अलग करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? दोनों लाइन को अलग अलग तो कर सकते हैं, कर सकते हैं दोनों को अलग। इसको क्या बोलते थे हम लोग? डिक्लेरेशन, और इसको क्रिएशन। दो चीजें होती थी, डिक्लेरेशन और क्रिएशन। तो डिक्लेरेशन, अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते थे, इसी को रेफरेंस भी बोलते हैं। ये रेफरेंस हो गया। अभी ये रेफरेंस किसका है बता सकते हो? चाइल्ड का। अगर ये हम बता दें कि पेरेंट्स का रेफरेंस है तो हो सकता है। तो अगर हम बोले कि अभी ये पेरेंट का रेफरेंस है, तो किसका हो गया ये? पेरेंट का। ऑब्जेक्ट हम किसका क्रिएट कर रहे हैं? चाइल्ड। क्रिएट इसके थ्रू करते हैं। अब जरा बताओ तो हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए? पेरेंट का कि चाइल्ड का? चाइल्ड का। तो हीप एरिया में किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा? एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ होगा, लेकिन वो क्रिएट किसका है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। लेकिन जिसको होल्ड कौन करके रखा है? वो भी होल्ड करके रखा है, वो भी रेफरेंस किसका है? पेरेंट का। तो यही चीजें बता रहे थे जो तीसरा हमारा था, कि पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। कर पा रहे हैं क्या? पेरेंट के पास कैपेसिटी है कि चाइल्ड का डिसीजन ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। तो पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, इसको अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये जो अलाउ करता है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। क्यों बहुत सारी चीजें हो सकता है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट किसी और का है, रेफरेंस किसी और का है, तो कंफ्यूजन होगा किसको कॉल करनी है नहीं करनी, ठीक है। तो अब वही देखते हैं कि किसको कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते। इन सबको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीजें उसको हटा दें। अभी कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? पेरेंट का होगा, चाइल्ड का होगा? सोचो, क्योंकि तभी तो बहुत आसान होता था, इधर भी पी था इधर भी पी था तो पेरेंट्स वाले हो गए थे, इधर भी चाइल्ड था इधर भी चाइल्ड था तो आसान था। एक तरफ चाइल्ड है एक तरफ पेरेंट है, और मेथड दोनों के पास है। अगर पेरेंट के पास नहीं होता तो, चलो वहां तक तो मुझे, अगर चाइल्ड के पास नहीं होता तो, अब तो जाहिर सी बात है पेरेंट का ही प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी हो पेरेंट का तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर चाइल्ड के पास भी होता तो बताए थे ना, अगर अपने पास होता था तो पेरेंट के पास थोड़े जाते थे मांगने। अपना फोन है तो पेरेंट का फोन छूते हो नहीं छूते हो? नहीं था तो ले लेते थे जबरदस्ती, गेम खेलना है। अभी है तो नहीं छूते हो ना। तो ठीक है, जब अपने पास मेथड था तो नहीं गए पेरेंट के पास, नहीं गए। अच्छा, जब चाइल्ड का रेफरेंस था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था, तभी तो वही होता था। कोई फर्क है क्या? नहीं है फर्क। तो फिर क्या फर्क पड़ा उससे? फर्क पड़ता है, जरा देखो यहाँ पे। जैसे पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, अलाउ तो किया जावा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज अलाउ करता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो जो प्रॉपर्टी पेरेंट में डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड का क्या मीनिंग है? पेरेंट में होना चाहिए वो, भले हम कॉल नहीं किए। अभी हम कॉल किए, मेरी मेथड को एग्जीक्यूट कौन सा हुआ? चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट हुआ।
लेकिन पेरेंट में डिक्लेयर होना चाहिए। अगर पेरेंट में डिक्लेयर नहीं है तो हम कॉल ही नहीं कर सकते। क्यों कॉल नहीं कर सकते हैं उसका रीजन जरा देखो। कंपाइलर को ये पता है क्या कि ओबी किसका ऑब्जेक्ट है? कंपाइलर को पता है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कब होगा? रन टाइम में होगा। तो उसको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? उसको नहीं पता। ऑब्जेक्ट किसका है? पेरेंट का है कि चाइल्ड का? नहीं पता। लेकिन जब ओबी के साथ कॉल करने गया तो बोला अरे मेरी मेथड तो है ही नहीं पेरेंट के अंदर में, आप कॉल किसको कर रहे हैं? उसको क्या पता कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके थ्रू कॉल करता है? नहीं पता था उसको। तो तुरंत ही कर दिया कि मेथड्स वहां पे तो है ही नहीं, अनडिफाइंड है। तो बोले नहीं नहीं मेथड तो है उसके पास। बोला ठीक है मेथड है, कंपाइलर शांत हो गया। लेकिन जैसे ही रन टाइम हुआ तो रन टाइम में पूछा ओबी किसका रेफरेंस हो भाई? तो बोल रहा है ओबी हम रेफरेंस किसका है? तो चाइल्ड का रेफरेंस है, क्योंकि इस टाइम में तो ये चाइल्ड का हो गया होगा। तो बोला चाइल्ड का रेफरेंस है, तो रन टाइम में कॉल कर दिया वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए बता रहे थे कि जो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है रन टाइम में डिसाइड होता है, जिसका ऑब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो किसका ऑब्जेक्ट था? चाइल्ड का था, तो चाइल्ड का कॉल हुआ। क्या क्या चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली थी? दो चीजें। पहला चीज है क्या कि अगर पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं जो पेरेंट में डिक्लेयर हो। लेकिन एक्सेस किसका हुआ? चाइल्ड का, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का हुआ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो सपोज करते हैं, हटाओ अभी मेथड्स को, पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू नहीं, अभी पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू, पेरेंट के थ्रू। बहुत अच्छा। इसके अंदर में एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई में रखो सपोज करो 15। ठीक है, तो क्या हम आई को प्रिंट कर सकते हैं? अगर ओबी डॉट आई को प्रिंट करेंगे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। अच्छा, आई अगर चाइल्ड के अंदर में भी डिक्लेयर्ड है और चाइल्ड में हम सपोज करो 20 दे रखे हैं, तो मुझे बताओ कि इस बार कितना मिलेगा? बताना कितना मिलेगा? 15 की 20? 20 नहीं, 50 नहीं मिलेगा। 100%? ठीक है, अगर ये चाइल्ड का होता तो अब 15 की 20? 20। ठीक है, और अगर 20 नहीं होता यहाँ पे तो 20 नहीं होता यहाँ पे तो 15। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, कॉम्बिनेशन ठीक है। अब जरा सोचो अगर ये पेरेंट का रेफरेंस होता और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता, अब कॉल करे तो क्या मिलेगा? 20 की 15? 20? नहीं नहीं नहीं, 15 मिलना चाहिए ना। कितना मिलेगा? पक्का? पूछे इससे कितना मिला? बताए थे, 100% गारंटी दिए थे। बोल तो नहीं गए थे तुम लोग? हो गया कंफ्यूज? सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ सब 20 पे थे, ये 15 दे, कहीं गलती से दे दिया होगा। नहीं, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। क्या गलती से दे रहा है? गलती से नहीं दे रहा है। नहीं, क्यों दे रहा है फिर 15? क्यों दे रहा है? बोल तो नहीं कि एक बार मेथड पे आओ, फिर से बैक करके आते हैं मेथड्स पे। कौन सा मेथड कॉल हुआ था? चाइल्ड वाली की पेरेंट वाली? पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड को कॉल किए थे। मेथड दोनों में था, कॉल किए थे। कौन सा कॉल हुआ था? चाइल्ड वाली कॉल हुआ था। भाई साहब जब इसके पास वेरिएबल्स हम बनाए तो इसमें उल्टा हो गया। 20 दिए थे, चलो 20 दे देते हैं। ओबी डॉट आई, ये उल्टा हो रहा है। नहीं देखो, मेथड से रिलेटेड चीजें हैंडल कौन किया था? मेथड में कौन था? ओवरराइडिंग। ये हाँ, ओवरराइडिंग मेथड था। और इससे रिलेटेड चीजें कौन टेक केयर किया था? रन टाइम में। कंपाइल से रिलेटेड, ये मेथड से रिलेटेड चीजें हम रन टाइम में किए, लेकिन वेरिएबल से रिलेटेड चीजें हर चीज कंपाइल टाइम में ही हो जाता है। कंपाइलर ही डिसाइड कर देता है किसको कॉल करना है नहीं करना है। कंपाइलर अगर डिसाइड करता है तो मुझे बताओ ये रेफरेंस किसका है? पेरेंट का है। कंपाइलर को पता है ऑब्जेक्ट किसका है? नहीं पता है। तो कंपाइलर पहले ही बता रखा था कि ये जो आई है ना ये पेरेंट वाली है। भूल जाना कि चाइल्ड का भी कोई है नहीं है, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, पेरेंट का है। तो वेरिएबल से रिलेटेड चीजें हर चीज टेक केयर करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर पहले ही बता दिया था
कि पी का है, पेरेंट्स का है, तो पेरेंट्स के ही वेरिएबल कॉल चाइल्ड का हुआ ही नहीं, क्योंकि रन टाइम में डिसाइड करते तब ना, रन टाइम में ना ऑब्जेक्ट था चाइल्ड का, तो रन टाइम में हम डिसाइड कहाँ किया, हम तो पहले ही कर बैठे थे। तो वेरिएबल से रिलेटेड चीजें कंपाइल टाइम में ही हो जाती है, इसका ध्यान रखना। इसीलिए हमको 15 आ रहा था, 20 नहीं आ रहा था। लेकिन अगर सपोज करो इसमें होता ही नहीं, तो अगर पेरेंट में होता ही नहीं तब बोले बहुत पेरेंट पहले बता दे रहा है कंपाइलर ना, पेरेंट में हम दे ही नहीं रहे, चाइल्ड वाले को उठाओ, अब क्या आएगा आउटपुट? अब कंपाइलर बोलेगा ऐसे कैसे आप आई को ढूंढ रहे हैं, नहीं है पेरेंट के पास, ठीक है जरा देखो करके, हटा के देखो इसको, बोलेगा आई कौन सी आई, कहाँ पे है आई, कोई आई को हम नहीं जानते, क्योंकि कंपाइलर ढूंढ किस में रहा, पेरेंट में ढूंढ रहा है, और पेरेंट में तो है ही नहीं। तो पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू अगर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड किए कर सकते हो, अलाउ करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हम उसी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो पेरेंट में डिक्लेयर्ड हो, पेरेंट में डिक्लेयर हो। अगर वेरिएबल डिक्लेयर है तो वेरिएबल्स को तो वही एक्सेस करेंगे, लेकिन मेथड है, और मेथड अगर चाइल्ड में भी डिक्लेयर है तो रन टाइम में डिसाइड करेंगे पेरेंट वाले को कॉल करनी है कि चाइल्ड वाले को कॉल करनी है। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा बात? तो पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को कैसे होल्ड किया, समझ आया? अब सोचो अगर ऐसा हो कि चाइल्ड के रेफरेंस के थ्रू पेरेंट के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिए, तब क्यों चाइल्ड पिताजी का डिसीजन नहीं ले सकता है? नहीं हो सकता है क्या? गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे भी बोलेगा ना ना ना, ऐसा थोड़े होता है। हम अलाउ किए थे आपको कि चाइल्ड के पेरेंट के थ्रू हम चाइल्ड के रेफरेंस को होल्ड करेंगे, आप तो उल्टा कर बैठे, पेरेंट के रेफरेंस को कैसे होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ही चीज पॉसिबल है, और क्या तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, पेरेंट है चाइल्ड है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट हो, पेरेंट का रेफरेंस हो, डिक्लेयर भी हो पेरेंट का, क्रिएट भी पेरेंट का करे, वो तो क्या था सब पेरेंट करेगा। चाइल्ड का डिक्लेयर भी हो, चाइल्ड का क्रिएट भी हो, तो चाइल्ड के पास है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट को उठा के लेके आ जाता था। देख एक केस और बना कि अगर पेरेंट का डिक्लेरेशन हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो, तो इस केस में हम सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं जो पेरेंट में। अगर मेथड है तो हम रन टाइम में डिसाइड कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल है तो अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि चाइल्ड इस साइड हो, पेरेंट उस साइड हो, तो वो नहीं हो सकता। क्लियर, चार ही कॉम्बिनेशन से जिसमें से तीन हो सकता है, तीनों में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्लियर है? क्लियर है सबको? बहुत अच्छा क्लियर है। थोड़ा सा इसको सोचना समझना, यूज करके देखना, कंबाइन निकालना, इसमें से क्या क्या कमियां हैं, सब समझ आ जाएगा। और आ गया समझ में तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जावा में ना आधा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे तो वहां पे पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को ही होल्ड करेंगे, आधा से ज्यादा जगह हम पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ज्यादा, आधा से ज्यादा ही होगा। और वहां पे भी करेंगे तो तुम्हें समझ आनी चाहिए कौन सी मेथड एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही रहने दो, काफी है। इसको समझो, फिर से मन करे तो दोबारा वीडियोस देखो, लेकिन क्लियर कर लेना है।